ओके, गुड इवनिंग। करते हैं क्लास स्टार्ट। ठीक है, कल हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था ऐसे 580 और 505, जिसमें मैं आज रंग देख रहा हूँ। क्या अच्छे अच्छे रंग चढ़ाए हैं आप लोगों ने। 580 और 505 आप बिल्कुल घर से नहीं पढ़ के आते। कल आके फिर से पहले आपका 10 मिनट का टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले कल मैं कोई रीडिंग वर्क का टाइम नहीं देने वाला। रीडिंग वर्क को मैं टाइम देता हूँ 7, तो यहाँ पे ही बच जाते हैं। कल आके पहले 5 मिनट आपका ये ओरल वर्क चलेगा, अगले 5 मिनट आपका रिटर्न वर्क चलेगा, 10 मिनट और 6:45 पे अपनी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने आप घर से पढ़ो, टाइम निकालो। एक टीचर, एक खड़ूस टीचर हमेशा यही बोलेगा कि भाई आप अपने आप देखो यार। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट सिलेबस करवाना, सेकंड टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन। तो पहली कहीं ना कहीं रिवीजन होगी, तो मेरे लिए वो रिवीजन का टाइम कहीं ना कहीं तो कॉम्पनसेट होता है ना। तो आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट पढ़ लो। आप घर पे 20 मिनट्स पढ़ लो, क्योंकि जितना अपना हो रहा होता है ना, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले आपको। तो 20 मिनट्स पढ़ लो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो आज का हमारा जो एजेंडा रहने वाला है वो रहने वाला है 510। एक ऐसे 510 करने वाले हैं और एक ऐसे 560, 560। तो आज के लिए हम ऐसे 510, 560 और एक टॉपिक आएगा ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में हमने सुना था, ये अब पूरा टॉपिक आएगा। तो ऐसे 510 अपन शुरू करते हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंस। स्टैंडर्ड का नेम क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट डैश डाल के क्या है? ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। जब आप स्टार्टिंग में ऑडिट कर रहे हो, दो टर्म्स होती हैं। या तो जिस क्लाइंट की आप ऑडिट करने गए हो ना, या तो उनकी ऑडिट हुई ही नहीं थी पिछली बार, मतलब कि फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रही है, या फिर आपने नहीं करी थी, इसलिए वो आपके पास होती है इनिशियल। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में, ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट। तो आपको पहली बार ऑडिट मिल रही है। पहली बार ऑडिट मिल रही है, दो केसेस। या तो पिछली बार उसी क्लाइंट की ऑडिट कोई और कर रहा था, या हुई नहीं थी। इसका एक ही मतलब होता है, कोई और कर रहा था यानी कि आप नहीं कर रहे थे। तो पिछली बार उसकी ऑडिट कोई और कर रहा है, या फिर उसकी ऑडिट हुई नहीं है, अब आपको उस क्लाइंट की ऑडिट करनी है। तो इसी को क्या बोला जाता है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो आप यहाँ पे लिखोगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में, जो आपके पास नीचे जगह होगी, फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रही है, फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं। दो केसेस में फर्स्ट टाइम ऑडिट कर सकते हो। कब कब? जब पिछली ऑडिट किसी और ने करी हो, या फिर उसकी पिछली ऑडिट हुई ना हो। इसी को बोलते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एन एंगेजमेंट इन विच एफएस ऑफ प्रायर पीरियड आर ईदर नॉट ऑडिटेड, या फिर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर, यानी कि किसी और ऑडिटर ने। फिर स्टैंडर्ड का नाम था ओपनिंग बैलेंस। तो जब आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हो, अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, पहली बार ऑडिट कर रहे हो ना आप, तो आपको उसके ओपनिंग बैलेंस को ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि नहीं। अगर बाय चांस आपने ही पिछले साल ऑडिट करी हो, इस साल फिर कर रहे हो, तो आप कहोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट पिछली मैंने ही तो बनाई थी, इसके ओपनिंग को मैं एक बार के लिए देख लूंगा, तब भी पता है कि मेरे ही तो बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पे तो आप ऑडिट पहली बार कर रहे हो। जब आप ऑडिट पहली बार कर रहे हो सकता है जो ओपनिंग बैलेंसेस हो उसकी ऑडिट किसी और ने करी हो, या फिर पिछले साल ऑडिट हुई ना हो, तो कई गलतियां हो सकती हैं। तो मुझे ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि मैं ऐसे ही चेक कर दूं ओवरफ्लो में, ध्यान से चेक करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने बोला इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जब आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो, उसका ओपनिंग बैलेंस भी, ओपनिंग बैलेंस को ध्यान से चेक करना। पहला ओपनिंग बैलेंस की ये डेफिनेशन है, कहते हैं विच एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। वाओ, इसको लिखो 1/4/2020। कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, कहते हैं जो बिगिनिंग में हो। दूसरे में कह रहे हैं जो क्लोजिंग में भी हो, 31/3/20। ये बहुत बढ़िया चीज थी, बड़ी टेक्निकल चीज थी। मेरे को ये समझाने में काफी टाइम लगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। इस साल का ओपनिंग यानी कि शुरू वाला, या फिर पिछले साल का क्लोजिंग वाला। देखा जाए 31 मार्च 2020 का एंड 31 मार्च 2020 का एंड 1 अप्रैल 2020 का। तीसरे में बोल रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस में अकाउंटिंग पॉलिसीज भी आती हैं जो प्रायर पीरियड की हो, यानी कि 31, अगर मैं इसको कहूं, हमें तो 20-21 की ऑडिट मिल रही है ना,
अगर मैंने ओपनिंग बैलेंस को 1/4/20 लिया है तो मेरे को 20/21 की ऑडिट मिल रही होगी ना। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब कि 19/20 की, 18/19 की, 17/18 की। प्रायर पीरियड का मतलब होता है पिछले साल। आप पिछला 1 साल लिख लो, मैंने 3 साल लिख लिया आपको समझाने के लिए। 3 चीजें आ गई ओपनिंग बैलेंस में, और बिगिनिंग का बैलेंस, पिछले साल के क्लोजिंग एंड का बैलेंस, और अकाउंटिंग पॉलिसी प्रायर पीरियड वाली। और फिर कह रहे हैं दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ प्रायर पीरियड। कह रहे हैं पिछले साल की कोई अगर ट्रांजेक्शन हुई, इस साल इफेक्ट हो रहा हो, वो भी ओपनिंग होता है। और उसके बाद उन्होंने बोला कुछ डिस्क्लोजर्स या कुछ कंटिजेंसीज जो एग्जिस्ट करती हो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में। यही होता है आपका ओपनिंग बैलेंस। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस की डेफिनेशन पेपर में आती है तो 5 पॉइंट लिखोगे। फिर इसे याद करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, विच एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग, प्रायर पीरियड की अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रायर पीरियड की ट्रांजैक्शंस, और बिगिनिंग या प्रायर पीरियड के डिस्क्लोजर्स या कंटिजेंसीज। फिर से 5 ओपनिंग बैलेंस कौन से, इस साल का ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ट्रांजैक्शंस और डिस्क्लोजर्स एंड कंटिजेंसीज। यानी कि पिछले साल से रिलेटेड कोई भी चीजें जिसका इंपैक्ट इस साल आने वाला है, वो सारी चीजें क्या होंगी आपकी ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन होता है, हु ऑडिटेड द एफएस इन प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड मतलब पिछले साल। तो डेफिनेशन खत्म हुई। पॉइंट नंबर 2, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स। अब आप सोच के चलो, आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो इस कंपनी की, पहली बार ऑडिट कर रहे हो ना, तो अब आपके क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। टू ऑब्टेन द एविडेंसेस, टू ऑब्टेन, आपको एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। क्या के, क्या ओपनिंग बैलेंस जो है कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड एफएस। क्या ओपनिंग बैलेंस में कुछ मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है जो हमारे करंट पीरियड के एफएस को भी अफेक्ट कर जाए। अगर करंट पीरियड के एफएस को अफेक्ट कर गया, सिर्फ मुझे एक जवाब दो, करंट पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट मैंने देनी है कि पिछले वाले ने? तो कहीं ना कहीं अगर करंट ओपनिंग बैलेंस तो मैंने चेक ही नहीं किया, मैंने ऑडिट ही नहीं किया, अगर उसमें गलती हुई, ओपनिंग बैलेंस कंटेन द मिस स्टेटमेंट जो करंट पीरियड के एफएस को भी अफेक्ट कर रही हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या लेना है, टू ऑब्टेन द एसए, उसके रिगार्डिंग आपको एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। पॉइंट नंबर 2, फिर आपको देखना है अकाउंटिंग पॉलिसीज जो पिछले सालों की थी वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करी हुई है कि नहीं की हुई। जैसे अगर मैं इसको बोलता हूँ एसएलएम, फिर अगले साल फिर एसएलएम, अगले साल फिर एसएलएम, यानी कि इसको बोलते हैं कंसिस्टेंटली अप्लाई। तो आपको चेक करना है पॉलिसी कोई भी हो वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। फिर आपने देखना है क्या कोई पॉलिसीज में अगर चेंज हुआ है उसको प्रॉपरली अकाउंट किया, यानी कि आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में आ गए तो उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन नोट करी और उसको डिस्क्लोज किया वे टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है ना। अगर आप बैलेंस शीट के एंड में देखोगे ना, आपको दिख जाएगा कि वी फॉलो डब्ल्यूडीवी मेथड, वी आर फॉलोइंग गोइंग कंसर्न, तो ये आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा, अकाउंटेड भी करना पड़ेगा। तो ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव है, टू ऑब्टेन द, पहला टू ऑब्टेन द एसए, टू ऑब्टेन द एसए, 3 चीजों के लेके, क्या ओपनिंग बैलेंस में कोई मिसस्टेटमेंट है जिसका अफेक्ट हाँ कि करंट पीरियड के एफएस पे पड़े। दूसरा, क्या कंपनी में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करते थे, अगर उन्होंने चेंज करी तो उसको प्रॉपर्ली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज किया कि नहीं। अकाउंटेड मतलब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको डील कर लिया और उसको डिस्क्लोज कर दिया। आगे आपके पास टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस। स्पेसिफिक टॉपिक है ये ओपनिंग बैलेंस को लेके, कि ओपनिंग बैलेंस को लेके अब आप चेक कैसे करोगे। आपने पहले मीनिंग डेफिनेशन देखा था पहले पॉइंट में, फिर देखा था ऑब्जेक्टिव कि मेरे को ऐसे ही ऑब्टेन करने हैं। अब ये प्रोसीजर आ गया कि आप करोगे कैसे। तो सबसे पहले आप देखोगे ऑडिटर शैल रीड द मोस्ट रिसेंट एफएस, मतलब कि पिछले साल की बैलेंस शीट्स उठा के देख लो, चाहे ऑडिटेड है, अगर तो किसी और ने ऑडिट करी हुई तो ऑडिटेड होगी, अगर पहली बार ऑडिट कर रहे हो आप, कंपनी की पहली बार ऑडिट हो रही है तो ऑडिटेड नहीं होगी, लेकिन एफएस तो होगी। एंड प्रीडिसेसर्स ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप करने क्या वाले हो, देखो मैं अगर करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं 1 अप्रैल का बैलेंस चेक, तो मैं क्या करूंगा, पिछले साल की मोस्ट रिसेंट एफएस ले लूंगा, मोस्ट रिसेंट ऑडिटर रिपोर्ट ले लूंगा कि क्या कहता था। फिर मैं ऑब्टेन करूंगा एसए, क्या के लिए एसए ऑब्टेन करने हैं मैंने, वही क्या ओपनिंग बैलेंस यानी कि प्रायर पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किया है इस पीरियड में,
बैलेंस BD CD दूसरा, एनी एडजस्टमेंट हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज प्रायर पीरियड आइटम, सर्कल करो प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स होता है AS5 होता है प्रायर पीरियड आइटम्स का, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रायर पीरियड आइटम्स ये वो। इसमें क्या होता है कि आपने ना पिछले साल, सुनो ध्यान से, पिछले साल ना आपका एक इंश्योरेंस का खर्चा था, हर साल आप डालते थे, पिछले साल डालना भूल गए, उसकी वजह से पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा क्योंकि एक्सपेंस डालना भूल गए, तो इस साल आपने उसको ना P&L में डेबिट कर दिया, ऐसा कह के कि ये प्रायर पीरियड आइटम है। आपने इस साल इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल का तो लिखा, पिछले साल का भी लिख दिया, ये शो करके कि मुझे ना AS5 जो है वो अलाउ कर देते हैं कि अगर आप कोई आइटम ओमिशन भी कर देते हो ना, भूल जाते हो, तब आप करंट पीरियड में दिखा सकते हो, लेकिन उसको लिखोगे प्रायर पीरियड आइटम ब्रैकेट में इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ लास्ट ईयर। उससे क्या होगा, आपका इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो यानी कि इस साल के प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ गया ना। तो यही वो कह रहे हैं कि कोई एडजस्टमेंट अगर आपने एज अ प्रायर पीरियड आइटम दिखाई तो उसको डिस्क्लोज किया कि नहीं किया करंट ईयर के P&L अकाउंट में, समझ गए। फॉर एग्जांपल पिछले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम लिखना भूल गए, इस साल लिख दिया। पॉइंट नंबर C, द ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड, अकाउंटिंग पॉलिसी को सर्कल कर दो। फिर देखो कि आपके ओपनिंग बैलेंस में अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक अप्लाई की हुई है। ऑब्जेक्टिव में भी तो थर्ड और सेकंड पॉइंट यही था, ऑब्जेक्टिव में भी यही पॉइंट था ना, ऐसे ही आपको ऑब्टेन करना है क्या ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है, दूसरा क्या अकाउंटिंग पॉलिसी सब कंसिस्टेंटली अप्लाई की है या कोई चेंजेस है उसको डिस्क्लोज किया कि नहीं, ये भी वही पॉइंट है, ऐसे ही ऑब्टेन करना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या ओपनिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड की है, क्या कोई प्रायर पीरियड आइटम्स की एडजस्टमेंट को डिस्क्लोज की है, और तीसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई की है कि नहीं की है। परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ये वैसे ऐसा कुछ नहीं है परफॉर्म वन और मोर, इसमें से तीन में से कोई भी आप एक पॉइंट याद रख लो, वही कर लेना। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले तीसरा पढ़ता हूँ, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये यहाँ पे बिल्कुल ही थ्योरेटिकल पॉइंट दिया हुआ है कि इनमें से भी कुछ करके देख लेना। क्या करके देख लेना, कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगा के देख लेना ओपनिंग बैलेंस के एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए, या उससे ऊपर वाला whether audit procedure performed in current period provide the evidence relevant to opening balance। समझ गए, इन तीन डॉट में से कोई भी एक डॉट जो आपको अच्छा लगता है कर लेना, और आप ये मत लिखना परफॉर्म वन और द फॉलोइंग, जैसे ABC चल रहा है, D लिख के इन तीनों डॉट में से कोई भी एक लिख देना। जैसे अपन ने थर्ड वाला डॉट अपन ने टिक कर लिया, तो इसमें क्या लिख दिया कि कोई आपने स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाया, स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर लगाया ओपनिंग बैलेंस के एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। पांचवें में, इफ द ऑडिटर ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस दैट द ओपनिंग बैलेंस कंटेन द मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड FS परफॉर्म द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो फिफ्थ की हेडिंग आप लिखो ओपनिंग बैलेंस OB लिख दिया मैंने, ओपनिंग बैलेंस अफेक्ट्स द करंट FS। ओपनिंग बैलेंस अफेक्ट द करंट FS, तो क्या करोगे, परफॉर्म द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, तब आप कोई और ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, वहां तक बात खत्म नहीं हो जाएगी, मतलब आपको फर्दर काम करना पड़ेगा। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का मतलब होता है फर्दर वर्क। यहाँ पे ये नहीं बोला कि ऑल्टरनेट लगा देना, कह रहे एडिशनल और भी करना, फिर अगर आपको कहीं ना कहीं मिसस्टेटमेंट लगती है। इफ मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, सर्कल करो मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट को सर्कल करो। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट एंड TCWG एज पर SA 450 एंड 260 एंड SA 260। अनुज इसको एरर लिख लियो। तो टोटल है ओपनिंग, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये वाला, इसको सॉरी इसको E भी कर लेना आप लोग, एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है ये,
ओपनिंग बैलेंस को लेके ऑडिट प्रोसीजर बताओ। सबसे पहला मोस्ट रिसेंट एफएस या ऑडिटर रिपोर्ट में रीड आउट कर लूंगा। दूसरे में एसए ऑब्टेन करूंगा, क्या के लिए, क्या ओपनिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरे में कोई एडजस्टमेंट एज अ प्रायर पीरियड आइटम्स कोई आपने की है तो डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया। तीसरे में अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई की है कि नहीं। फोर्थ को मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की है एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए। पांचवें में अगर कोई ओपनिंग बैलेंस का या प्रायर पीरियड आइटम का मिस स्टेटमेंट है वो अफेक्ट कर रहा है किसको, करंट पीरियड के एफएस को, तो क्या करना है आपने, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाना है कि ऑल्टरनेट, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, कुछ फर्दर कुछ एक्स्ट्रा काम करना। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि अगर आपको सच में मिस स्टेटमेंट मिल जाती है प्रायर पीरियड की वजह से तो कम्युनिकेट करो किसके साथ, एंड मैनेजमेंट के साथ, एज पर ऐसे 260 एंड 450। आपका तो ऑडिट बड़ा ही वीक है। 700 में सिर्फ ऑडिट ओपिनियंस होते हैं, दैट्स इट। आगे है फोर्थ, कंसिस्टेंसीज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जब भी कभी आपको ना कंसिस्टेंटली या कंसिस्टेंसी वर्ड दिखाई दे ना, उसके आसपास आपको एक अच्छा शब्द सुनाई देगा अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये फिक्स है। तो ये हमेशा कंसिस्टेंटली अप्लाइड है। कंसिस्टेंसी वर्ड ना आता ही अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ है। ये राम श्याम है अपने आप में। राम श्याम समझते हो ना बचपन में, जैसे ए बी एक्स वाई, राम श्याम सीता गीता, वैसे ही। तो कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ है ही नहीं। कह रहे हैं कि ऑडिटर आप ये चेक कर लेना कि ओपनिंग बैलेंस में और करंट पीरियड में, प्रायर पीरियड में क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कंपनी अप्लाई कर रही है कंसिस्टेंट है कि नहीं, अगर कुछ चेंज है तो डिस्क्लोज किया कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ गया था, देखो सेम ऑब्जेक्टिव वाला है, तो इसके साइड पे आप लिखोगे सेम एज ऑब्जेक्टिव्स। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करी है कि नहीं करी, अगर कोई चेंजेस है तो डिस्क्लोज, और अकाउंटेड किया कि नहीं। फिफ्थ में अब आपके पास है ऑडिटर कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ये वाले जो टॉपिक होते हैं ना कंक्लूजन और रिपोर्टिंग वाले, यहाँ पे आपके पास ऐसे 700 सीरीज दिख जाती है। और दूसरे नंबर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड के कंक्लूजन या रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव स्कोप, इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता, ऑब्जेक्टिव को स्कोप को, प्रोसीजर ठीक है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता होता है, या फिर रिपोर्टिंग या कंक्लूजन। रिपोर्टिंग्स तो मतलब आप मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां पे अब आप क्या कर रहे हो, ऑडिटर कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग देखा जाए तो इश्यू ऑडिटर्स इश्यू ऑडिट रिपोर्ट, तो यहाँ पे आप ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो, इश्यू ऑडिट रिपोर्ट। कौन सी सीरीज लगती है, ऐसे 700 की सीरीज लगती है। अगर क्लीन रिपोर्ट होगी तो ऐसे 700 में आ जाता है, मॉडिफाइड होगा तो ऐसे 705 में, 701 में, 706 में, ऐसे ऐसे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि आपको किन किन चीजों के बारे में ऑडिट ओपिनियन देना है। देखो सबसे पहला ए पार्ट में दिया हुआ है आपको जो ऑडिट कंक्लूजन या ऑडिट रिपोर्ट देनी है, ओपनिंग बैलेंस की देनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड ही ओपनिंग बैलेंस का है। स्टैंडर्ड ओपनिंग बैलेंस का और अकाउंटिंग पॉलिसी का उसी का प्रोसीजर है, उसी के ऊपर ही आपने क्या करना है, रिपोर्ट लिखनी है। दूसरा आपके पास आ जाएगा अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर। तीसरा आपके पास बड़ा खतरनाक आ जाता है अगर तो पिछले ऑडिटर रिपोर्ट में भी मॉडिफिकेशन थी। टॉपिक कैच हो गए, टॉपिक क्या है, रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्ट इशू करनी है, तीन चीजों के ऊपर। ओपनिंग बैलेंस जो स्टैंडर्ड चल रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी ये भी स्टैंडर्ड चल रहा है, पिछली ऑडिट रिपोर्ट में भी गड़बड़ थी, गड़बड़ इन द सेंस मॉडिफिकेशन थी, यानी कंपनी में कुछ गड़बड़ था। तो सबसे पहले आपके पास आता है अगर ओपनिंग बैलेंस, इफ ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन SAAE, अनएबल टू ऑब्टेन SAAE, सर्कल करो अनएबल टू ऑब्टेन SAAE, यानी कि आपको एविडेंस ही नहीं मिल रहे। तो इसके साइड पे आप लिख भी लोगे थोड़ा सा हिंदी में, एविडेंसेस नहीं मिले। इंग्लिश की हिंदी लिखवा रहा हूं और कुछ नहीं है।
बस ये है कि मेरी मदर टंग है, थोड़ा जल्दी हम अडॉप्ट कर लेते हैं। एविडेंस नहीं मिले, सोच के चलो आप उससे एविडेंसेस मांग रहे हो। एविडेंस का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ लिया है, वही सेल की इनवॉइस, परचेज की इनवॉइस, डेटा। वो आपको डेटा दे ही नहीं रहा, डेटा नहीं दे रहा, तो इसके दो परिणाम आते हैं। देखो इसके दो रिजल्ट आते हैं, या तो जो उसका रिजल्ट है वो मटेरियल है, या फिर उसका रिजल्ट है मटेरियल एंड, याद है आपको दो शब्द बोले थे परसों में डिस्कस हुआ था, आपको एविडेंसेस नहीं मिले मतलब डेटा नहीं मिला, उसके दो इंपैक्ट हो सकते हैं, या तो मटेरियल है उसके इफेक्ट, या फिर मटेरियल एंड परवेसिव। परसुएसिव नहीं, परवेसिव। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं इफ ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, पहले मैं एक बार बनाता हूं फिर आप बना लेना। इफ इट्स इम्पैक्ट या इफेक्ट, अगर मटेरियल है, दूसरा है मटेरियल प्लस परवेसिव है। अगर तो मटेरियल है तो सिर्फ आप क्यूओ दे देते हो, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो आप डीओ दे देते हो। इसलिए इन्होंने बोला या क्यूओ दे दो या डीओ दे दो। ये ऐसे 705 तो चल नहीं रहा अपना, ये तो अपना ऐसे चल रहा है 510 चल रहा है, इसलिए इन्होंने बोला क्यूओ या डीओ दे देना। ऐसे जब आप 705 पे आएंगे ना तब ये वाला रीजन निकल के आ जाएगा, आपको डाटा नहीं मिला, और डेटा नहीं मिलने के साथ उसके इफेक्ट देख लो, या तो अगर मटेरियल है तो क्यूओ दे दो, मटेरियल एंड परवेसिव है तो डीओ दे दो। बना लिया। फर्स्ट बेंचर्स की स्पीड ही बड़ी स्लो है। उसके बाद इफ ओपनिंग बैलेंस कंटेन अ मिसस्टेटमेंट एंड इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड या प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, इसको आप सर्कल करोगे कंटेन अ मिसस्टेटमेंट, और इसके आप साइड पे इसकी आप हेडिंग लिखोगे यहां एविडेंसेस ऑब्लिक डेटा, यहां एविडेंसेस ऑब्लिक डेटा मिला है, तभी तो आपको पता लग गया कंटेन अ मिसस्टेटमेंट की गलती है। आपको गलती कैसे पता चली, क्योंकि आपको डेटा मिल गया होगा, यहां एविडेंसेस ऑब्लिक डेटा मिला है, तब आप क्या दे सकते हो, कंटेन अ मिसस्टेटमेंट। गलती तो है, गलती है तो आप मॉडिफिकेशन ओपिनियन दोगे या क्लीन ओपिनियन दे दोगे। क्यों? क्योंकि मिसस्टेटमेंट है, गलती है, तो आप कौन सा ओपिनियन दोगे, मॉडिफाइड। अब आप देखोगे वो गलती मटेरियल है कि परवेसिव है, चीज समझ में आएगी। फिर से अगर मैं अब यहां पे बनाता हूं, ये वाला टॉपिक तो यहां पे खत्म हो गया, ठीक है, ये तो हो गया आपका ये फर्स्ट वाला। अगर मैं इसी के साथ यहाँ पे देखो लिंक कर रहा हूं, समझ में आ जाएगी आपको ये क्या लिंक है, ये इफेक्ट है, मैंने पहले को इसके साथ लिंक कर दिया, अगर तो उसके इफेक्ट जिसमें मिसस्टेटमेंट कंटेन थी, यहाँ पे आप क्यूओ दे दो, यहाँ पे एओ दे दो, कि नया चार्ट बनाओगे समझ आ जाएगा। दो ही हेडिंग्स हैं, पहली वाली हेडिंग में आपको ये बोला हुआ है कि एविडेंसेस नहीं मिले, तो उसके इंपैक्ट चेक कर लो। उसके इंपैक्ट क्या है, मटेरियल है तो क्यूओ दे दो, अगर मटेरियल एंड परवेसिव है तो डीओ दे दो। दूसरे में एविडेंसेस मिल चुके हैं लेकिन गलती है, और वो गलती अगर मटेरियल है क्यूओ, मटेरियल एंड परवेसिव है तो एओ। यहां से हमें एक चीज समझ में आई, अगर इफेक्ट सिर्फ मटेरियल हुए, केस कोई भी हो, एविडेंसेस मिले हैं चाहे नहीं मिले, तो क्यूओ। यही याद करने की टेक्निक है। दूसरा सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, एक तो आपको एविडेंसेस नहीं मिले, भाई नहीं मिले, और उसका इफेक्ट M+P है तो डीओ दे दो। तो बच्चा कौन सा कॉम्बिनेशन, एक एविडेंसेस मिल गए, मिसस्टेटमेंट है, और उसके इफेक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है तो एओ। इसी के साथ आपका ऐसे 705 भी खत्म हो गया।
ऐसे 705 यही है पूरा का पूरा, यही चार्ट में कहीं ना कहीं ऐसे 705 भी आपका सिमट गया। मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, तो मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन में अगर आपको याद हो, मैं बार बार बोलता था 3 या 4 ओपिनियन होते हैं, 3 होते हैं, क्यूओ एओ डीओ। क्यूओ कब देना है, कुछ भी लगा लो, इफेक्ट ओनली मटेरियल। अब फिर आप कॉम्बिनेशन याद भी मत करो, एक ही चीज याद कर लो, इफेक्ट क्या है तो क्यूओ। फिर एक कॉम्बिनेशन और याद करो, सबसे खतरनाक वाला, एविडेंस नहीं मिले, इफेक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है तो डीओ। तो बच क्या गया, एविडेंस मिल गए, इफेक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है। लेकिन ये तो मैंने आपको ऐसे 705 करवा दिया फ्लो में, था क्या, एविडेंसेस नहीं मिले, क्यूओ या फिर डीओ। एविडेंस मिल गए, मिस स्टेटमेंट है, क्यूओ या डीओ, बात खत्म। करने नोटे हो गया। तीसरा, अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करी तो क्यूओ या फिर एओ। यहाँ पे मेरे को रीजन बता सकते हो, लॉजिक, क्यूओ और डीओ क्यों नहीं आया सेकंड वाले में, बी में अकाउंटिंग पॉलिसी में क्यूओ और एओ ही क्यों आया? इधर तक कंसिस्टेंसी लीगल हो रही है। अच्छा, थोड़ा और जो वर्ड्स मेरे को सुनने हैं वो सुनाओ, ठीक है ये भी आगे। श्वेता बोला ये कि क्या नाम है, अगर इनको अब ये कम से पहले से एविडेंस नहीं मिल रहे थे तो वो डीओ दे रहे थे ना, अब एविडेंस का इंफॉर्मेशन तो है। हाँ, ये वाला वर्ड था कि इंफॉर्मेशन अब तो है ना, आपको तभी तो पता चला कंसिस्टेंटली अप्लाई की है कि नहीं की। सोच के देखो, आपको कैसे पता चला कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई की हैं? यानी कि आपको पिछली भी पता थी कि डब्ल्यूडीबी फॉलो कर रहे हैं, इस साल की भी पता है कि एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो है पड़ी, एविडेंसेस तो है, डेटा मिल चुका है, तब आपका डीओ का सवाल ही नहीं पैदा होता। तब तो एओ देंगे, क्यूओ या फिर एओ। क्यूओ कब देंगे, इफेक्ट ओनली, एओ कब देंगे, मटेरियल प्लस परवेसिव। बस उसके बाद तो रीजन बताया हुआ है कि अगर आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किए या फिर अकाउंटेड एंड प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं किए। चलेगी आगे। तो ये जो है मेरे थोड़े से फेवरेट टॉपिक रहते हैं क्योंकि बिल्कुल लॉजिकल है, यहाँ पे अब आपको याद नहीं करना कहीं ना कहीं। अगर मैंने अब आपको ऐसे 705 करवा दिया, आपको सीधा सीधा कोरिलेट हो जाएगा, एविडेंस मिले अगर नहीं मिले क्यूओ या डीओ, एविडेंसेस मिल गया लेकिन गलती है क्यूओ या एओ। आगे, अगर मॉडिफिकेशन है पिछले ऑडिटर रिपोर्ट में, ये तो बड़ा ही खतरनाक पॉइंट है। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बोलूं, ये डेंजरस है, ये आपका एक डेंजरस सिनेरियो है भाई। पिछली रिपोर्ट मॉडिफाई थी, यानी कि उसने पिछले ऑडिटर को हटा दिया है, हटाने के बाद मुझे लेके आ रहा है, मुझसे गलतियां करवाएगा ये। अगर कंपनी में बहुत गपले हुए तो मैं भी मॉडिफाई दूंगा। मैं क्यों, मतलब एक फीस के लिए मैं अपने पूरे सीए की फेटर्निटी पे ऊपर थोड़ी ना वो लगूंगा कि अगर कंपनी ही गलत हुई। हमेशा थोड़ी फीस का केस होगा, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि कोई भी जो ऑडिटर है वो नहीं छोड़ता, पर एवरी टाइम तो ये केस नहीं होगा ना हमेशा फीस के लिए। अगर इससे उसकी डिग्री पे खतरा आ गया तो वो छोड़ दो, तब वो कहने का यार ऐसी ऑडिटेड और बहुत मिल जाएगी ऐसी ऑडिट्स। तो वो देखेगा अगर मॉडिफिकेशन है पिछली ऑडिट रिपोर्ट में, दैट रिमेन्स रेलिवेंट टू द करंट पीरियड एफएस, और वो इस एफएस के ऊपर भी बड़े ही रेलिवेंट है, तो उसके इफेक्ट इवेलुएट करेगा कि मैं कैसे मॉडिफिकेशन दूं, और फिर वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। अगर वो रेलिवेंट हुई इस साल भी, पीछे भी गलतियां थी अभी भी गलतियां, भाई मैं भी मॉडिफाई दूंगा, आपने मुझे भी निकालना निकाल दो। तीसरा ऑडिटर फिर से आएगा, वो भी यही देखेगा। डन। इसी के साथ आपका ऐसे 510 खत्म। क्वेश्चन नंबर 29, डिस्कस विद ऐसे 510 एग्जाम क्वेश्चन है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस, ये आपको बर्फी है, पता क्यों? ऐसे का नाम ही दे दिया। द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ये प्रोसीजर को सर्कल कर लो। ऑडिटर शैल अंडरटेक, आप लोग मुझे यहाँ पे लिखवाने वाले हो, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको नहीं आता, फिर भी कह रहे हो कि चलो सर हम लिखवाएंगे, तो लिखवाओ। फिर पहला प्रोसीजर में क्या था, फर्स्ट प्रोसीजर में क्या था? जल्दी से एक बार सोचना। पॉइंट नंबर 1 बताओ। जो सबसे ज्यादा अपडेटेड एक्सेस और ऑडिट रिपोर्ट लास्ट ईयर। अच्छा, तो मैं इसको ये लैंग्वेज लिख सकता हूँ, रीड द मोस्ट रिसेंट एफएस,
लिखो, आप लोग भी लिखो, रीड मोस्ट रिसेंट एफएस एंड ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 मैंने कहा आपसे नहीं होगा, आपने बोला हम फिर भी बताएंगे, बताओ फिर पॉइंट नंबर 2। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली चेक करने की है कि नहीं। देखो मैं लिखता हूँ, ये था टू ऑब्टेन SAAE, ये आपकी इसमें हेडिंग 3 थी। points इसके थे। अंदर 3 पॉइंट तो नहीं थे, बड़े सारे पॉइंट थे। इसके अंदर पहला प्रायर पीरियड एंगेजमेंट। पहला ओपनिंग बैलेंस अच्छा। करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। दूसरा, बस मैं इतनी हेल्प कर सकता था जितना मुझे आता था। और सोचो, ओपनिंग बैलेंस, कोई ट्रांजैक्शन जिसका मटेरियल इफेक्ट है। प्रायर पीरियड आइटम्स की ट्रांजैक्शन, प्रायर पीरियड आइटम्स की एडजस्टमेंट। फिर आपके पास एक था अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, और इसके साथ वर्ड तो कंसिस्टेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी। और आगे आप चलते हैं, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर फॉर ओपनिंग बैलेंस, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर फॉर ओपनिंग बैलेंस, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर फॉर ओपनिंग बैलेंस। आगे कुछ याद है? फिर भी नहीं होता है तो DCW को कम्युनिकेट। नहीं, उसके बाद आपके पास था, हाँ ये वाला था, अफेक्ट कर रहा है और कम्युनिकेशन। मैं सिर्फ कम्युनिकेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में कम्युनिकेशन TCWG के साथ ऐसे लगता है, पहले आप लिखोगे 260, फिर लिखोगे 450। मेन जो TCWG के साथ आप कॉन्टैक्ट करते हो वो 260 एक स्टैंडर्ड है, कम्युनिकेशन विद TCWG। आपको इसके लिए बहुत मुबारकें क्योंकि नए सिलेबस में हट चुके हैं ऐसे 260। उसका नेम है कम्युनिकेशन विद TCWG। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द ऑडिटर? सेम है। चले आगे, प्रोसीजर को सर्कल कर लो, ऑडिट प्रोसीजर को। राघव लिखना है कि लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखा करो, पेज नंबर डाल दो बाकी तो ठीक है, क्योंकि लिखा तो हुआ है पीछे भी। आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, पहला 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 ऐसे ही अच्छा आगे मिसस्टेटमेंट्स ऐसे कुछ था। देखो देखो देखो, पहला जल्दी से, एक तो इधर डिस्क्लोज करेंगे अगर अकाउंटिंग, वो तीसरा था। दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज था। तीसरा आपके पास फिर तीसरा चेंजेस था। डिस्क्लोज कर देंगे। चेंज कर ये नहीं है, अनुज बोल रहा था, अनुज ने देखा कॉन्टिजेंसी कमिटमेंट वाला कि Contingency डिस्क्लोज करना है अपन। नहीं। सबसे पहला था ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, ये था। कंटिजेंसीज वाला तो कहाँ ही आ गया। ओपनिंग बैलेंस वो उसमें था 5 पॉइंट नहीं, पांचवा था वो। बिल्कुल ठीक बोल रही है श्वेता, वो ओपनिंग बैलेंस की डेफिनेशन में था। ओपनिंग बैलेंस की डेफिनेशन का 5वां पॉइंट था। तो ऑब्जेक्टिव में पहला लिखो, ओपनिंग बैलेंस कंटेन द मिसस्टेटमेंट। पहला आपको ये देखना था, ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है जो करंट पीरियड की एफएस को अफेक्ट करता हो। दूसरा था अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड। तीसरा था एनी चेंजेस। ये थे आपके पास, 3 ही तो थे ऑब्जेक्टिव्स। आगे है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में आपको क्या लिखना है, देखना पहले किया है कभी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? हाँ, सिर्फ डेफिनेशन लिख देनी थी। 2 नंबर में ही आ सकता है। ये आएगा क्या डेफिनेशन, आप पता है कैसे लिखोगे बताओ? एज पर ऐसे 510 लिखोगे। अगर 2 नंबर का 1 नंबर आपको मिल गया, फिर एफएस या नॉट ऑडिटेड या ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर। तो इसको लिखो, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का 2, या तो प्रायर पीरियड एफएस, प्रायर पीरियड एफएस नॉट ऑडिटेड, ये था फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है ऑडिट बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। $510 आपका यहाँ से खत्म हुआ। 550 अभी हम स्किप करेंगे, वो कल करेंगे। और इसके बाद आपके पास आएगा 560। 560 से पहले कॉन्सेप्ट आ रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आप ऐसे करो, ट्रू एंड फेयर व्यू को ऊपर लिख लो नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। टॉपिक क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू। पूरा पूरा ही लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ।
ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का एक मीनिंग होता है रीजनेबल। इसका सिनोनिम्स आप बता सकते हो। ऑडिट में इसका सिनोनिम्स होता है रीजनेबल। अच्छा, अगर मेरे को ऐसे बोल रहा हूँ टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? टू ऑब्टेन द रीजनेबलनेस एश्योरेंस। नहीं, मैं खुद को याद करा रही हूँ ना रीजनेबल। हाँ, सबसे पहला ये कह रहे हैं ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, कोई ऐसा जैसे फिक्स नहीं है, बस ये फिलोसफी चल रही है पीएचडी वालों की, लोग बोल रहे हैं आप भी बोल देना, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू इन द ऑडिटर सिग्निफाइज दैट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एज स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, रिजल्ट का मतलब होता है P&L अकाउंट। स्टेट ऑफ अफेयर का टेक्निकल मतलब होता है बैलेंस शीट, रिजल्ट का मतलब होता है P&L अकाउंट of the entity as ascertained by him in the course of audit are truly and fairly represented in accounts। तो बस इसको सर्कल कर लो, fairly represented in accounts। तो पहले उन्होंने बोला फंडामेंटल मतलब है, दूसरा बताया कि मतलब क्या है, ट्रूली और फेयरली दिखा रहे हो कि नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब भी बता दिया, ट्रूली और फेयर दिखा रहे हो कि नहीं। उसके बाद बोला हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द लेजिस्लेशन। तो कह रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू कहीं एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ट्रू एंड फेयर क्या होता है, लेकिन एक कंपनी एक्ट की रिपोर्ट आ जाती है, कंपनीज एक्ट 2013 आ जाता है, रिक्वायर द ऑडिटर टू मेक रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द कंपनी इंडिकेटिंग दैट टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू फेयर व्यू है कि नहीं है, वही सारी चीजें। कहने का मतलब है सर पढ़ा तो दिया, लिखा क्या हुआ कुछ ढंग का, लिखा जो मैंने आपको लिखवाया टेक्निकल मैंने ये लिखवा दिया रीजनेबल होता है इसका मतलब। तो अगर मीनिंग आ गया तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा कि पहले ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द लेजिस्लेचर। फिर उसके बाद आपको दिखाना है अकाउंटिंग को ट्रूली एंड फेयरली आपने रिकॉर्ड की है कि नहीं। फिर आपको दिखाना है कंपनीज एक्ट, इसके बारे में एक सेक्शन निकालता है जो कहता है कि आपने जो ऑडिटर्स को, ऑडिटर ने जो मेंबर को रिपोर्ट देनी है ना, वो ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर देना। ठीक है, इस पे आप लिखो फोर्थ वाले बुलेट के साथ में, रिक्वायरमेंट गिवन बाय कंपनीज एक्ट, रिक्वायरमेंट गिवन बाय कंपनीज एक्ट ऑन T&F रिपोर्ट, रिक्वायरमेंट गिवन बाय कंपनीज एक्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट। कह रहे हैं अब अगर मैं ना आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ट्रू एंड फेयर व्यू बोल रहा है, कहते हैं अभी तक तो आपने मेरी बेइज्जती कर ली ऊपर 10 लाइनों में, कहते हैं अब मेरे को उस बेइज्जती के बाद कुछ पॉइंट याद आ गए। अब याद आए ना, क्योंकि हम तो बेइज्जती करवा के ही सुधरते हैं, पहली बार में सुधर जाए तो बात ही क्या है। तो मैंने बेइज्जती करवा के कुछ 8-10 पॉइंट लिख दिए, आप अगर उसको फॉलो कर लोगे तो मैं ये मान लूंगा कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू टाइप का कुछ है। इन मोर स्पेसिफिक टर्म्स, बंदे ने पहले बात ही यही शुरू करी, अब मैं स्पेसिफिक टर्म्स में आ रहा हूं थोड़ा सा। टू एंश्योर दैट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिटर हैज टू सी, सर्कल करो ऑडिटर हैज टू सी। तो ऑडिटर क्या देखेगा, कोई भी एसेट्स अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड मत दिखाओ, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा ट्रू एंड फेयर चल रहे हो। कोई भी मटेरियल एसेट्स ओमिट ना हो, कोई चेंजेस हो वो अच्छे से डिस्क्लोज किए हैं कि नहीं, कोई मटेरियल लाइबिलिटीज हैं शुड नॉट बी ओमिटेड, P&L अकाउंट या बैलेंस शीट डिस्क्लोज ऑल द मैटर्स, सर्कल कर लेना डिस्क्लोज ऑल द मैटर्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो, कोई अनयूजुअल एक्सेप्शनल या ये एरर है किसी की नॉन रेकरिंग है, तो कोई नॉन रेकरिंग नेचर है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर दो एज एन एसेट। तो इसका मतलब अगर आप काम ऐसे करोगे ना, हम बोलेंगे आप ट्रू एंड फेयर व्यू के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो। कोई एसेट ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी एसेट ओमिट नहीं करनी, कोई भी लायबिलिटी ओमिट नहीं करनी, उसके बाद कोई चेंजेस है उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया कि नहीं, P&L को प्रॉपर्ली सारे ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज किए कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट अप्लाई की है कि नहीं की, और कोई अनयूजुअल या एक्सेप्शनल जो भी आइटम्स हैं उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया है कि नहीं, अबनॉर्मल टाइप की होगी, अबनॉर्मल टाइप की होगी, बिल्कुल। तो ये होता है ट्रू एंड फेयर व्यू, एग्जाम में आपका रहता है। इसके बाद हम करेंगे ऐसे 260, 560। हाँ जाग रहे हो, फिर ठीक है ऐसे 560। अच्छा एक बार मुझे बताओ ऐसे 500 में हमारे कौन कौन से स्टैंडर्ड हो चुके हैं?
पहले तो हो गया ऐसे 500 हो गया Audit ऑडिट एविडेंस, 501 हो गया, हाँ आप आए नहीं थे। ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, कौन सी 3 आइटम्स होती थी? इन्वेंट्री, लिटिगेशन, सेगमेंट, ये 3 आइटम होती थी। ऐसे 500 हो गया, 501 हो गया, उसके बाद आता है 505। 505 हो गया, क्या होता था? रिटर्न नहीं गलत, वो तो 80 एक्सटर्नल कंसीडरेशन। राघव आधा क्यों बोलते हो, पूरा बोल दिया करो। वो उसको याद है तो वो आधा तो फिर भी गलत हो गया। हमारे तो पहला कौन सा हो गया? 500, 501, 505, 510 हो गया। हाँ कब हुआ है? अभी हाँ, 510 का नाम इनिशियल एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। आपकी तो ऑडिट बड़ी वीक है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस कितने स्टैंडर्ड हो गए? 4 कौन कौन से? 500, 501, 505, 510। इसके बाद आता है 520 हो गया। नहीं एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया? मैंने कराया ही नहीं है। हो गया ऐसे 220 हुआ है। तो 520 एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं हुआ। उसके बाद आता है आपका SF530 ऑडिट सैंपलिंग हो गया, नहीं हुआ। उसके बाद आता है आपका SF540। इसका नेम देखो एक बार, आगे आगे ना मैंने सभी नहीं स्टैंडर्ड हुआ क्योंकि आपको कहते 540 और 550 इस चैप्टर में है ही नहीं। वो नाम बोल रहे हैं, नाम देखो। स्टार्टिंग में ना मैंने सारे स्टैंडर्ड के नेम दिए। 540 का नेम देखो एक बार, कितना मजेदार है। देखना, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, ऑडिटिंग अकाउंटिंग इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। कितना अच्छा स्टैंडर्ड का नेम है। 540 हो गया, नहीं हुआ। इसी को आप खोले रखो। 550 रिलेटेड पार्टी हो गया, नहीं 560 हो गया। इसके बाद नहीं अभी हुआ। अरे मैं नाम कह रहा हूँ, उसके बाद 560 है सब्सिक्वेंट इवेंट, ये अपने करने हैं। 570 गोइंग कंसर्न हो गया, नहीं हुआ। 580 हो गया। उसके बाद खत्म हो गए होंगे। देखो स्टैंडर्ड, हाँ 500 पे तो खत्म हो गया। तो देखो कितने स्टैंडर्ड है 500 सीरीज के। टोटल लिख दो यहाँ पे, 9 है, 11, 10 नहीं है, या तो 9 है या तो 11 है। फिर से एक बार देखो, 9 है कि 11 है? 11। 9 स्टैंडर्ड होते हैं, 200 सीरीज में होते हैं। तो ये 11 स्टैंडर्ड है। देखो हमारा 500 हो गया, 501 हो गया, 505 हो गया, 510 हो गया, और उसके बाद 580 हो गया। अब हम 560 करेंगे। इसके अलावा 200 सीरीज में हमारा क्या होगा? अच्छा अब मेरे को समझ आई, इजी पढ़ लो अगर इतनी वीक है तो मेरे कर दो। ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट इवेंट। बेसिक क्लास किस किस ने लगाई थी? फर्स्ट डे की लगाई थी, सेकंड डे की नहीं थी, थर्ड की थी। हाँ थी मैं तीनों की मैं। हमारी बेसिक क्लास 3 दिन चली थी। यस सर। बेसिक क्लास में ना मैंने आपको एक डायग्राम सा बनवाया था, और मैंने वहां पे रेफरेंस दी थी कि एक आपका डायग्राम काम में आएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट कब चलती होती है, पहले ऑडिटर रिपोर्ट इशू होती है, या पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें फाइनलाइज करते हैं डेटा। अच्छा याद में आया कुछ? तो मैं आपको बोलता था कि पहले ऑडिटर रिपोर्ट इशू की, पहले ऑडिटर फाइनल करता है उस डेटा को, या पहले कंपनी वाले, क्लाइंट वाले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले फाइनल करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनल। पहले वो फाइनल करते हैं, वो डेटा आपको देते हैं, आप उसकी ऑडिट करके फिर आप साइन करते हो। तो देखो ये क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 31 मार्च 2020। फिर उसके बाद डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट फॉर एग्जांपल मैंने इश्यू करी है 31 जुलाई 2020 को। अब ध्यान से देखते चले जाओ क्या चीज है। अगर 31/3/20 के और 31/7 के बीच में कोई इवेंट अकर्ड होते हैं, क्या मेरे को उसको ऑडिटर रिपोर्ट में इंक्लूड करना है कि नहीं करना, उसकी जिम्मेवारी ये स्टैंडर्ड बताता है। वैसे तो देखो ड्यूटी क्या बनती है भाई, 31/3/19-20 के डेटा को नहीं करना। जनरली 19-20 के डेटा की ऑडिट कर रहे हो, और जो 31 मार्च के बाद हो रहा है, आप जनरली उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हो? बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर सकते उसको। तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड बातें करता है। फिर अगर आपने ऑडिटर रिपोर्ट के भी बाद कोई आपको फैक्ट अराइज होते हैं इस दौरान,
इस दौरान जो आपको अराइज होते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट, इन दोनों चीजों को ना बोला जाता है कुल मिला के सब्सिक्वेंट इवेंट्स। डेट ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद कुछ भी हो तो उसको बोला जाता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब सब्सिक्वेंट इवेंट को ये दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक ऑडिट रिपोर्ट से पहले और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद या ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने से पहले वो वाले जो सब्सिक्वेंट इवेंट हैं उसको बोला जाता है इवेंट्स। तो इसको अपन बोलते हैं ये इवेंट्स हैं। ऐसे नहीं हो सकता। फिर ऑडिटर रिपोर्ट के बाद अगर आप इश्यू करते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट के बाद अगर आपको कुछ मिलता है, कोई ट्रांजैक्शन मिलती है, तो उसको बोला जाता है फैक्ट्स। कुछ ट्रांजैक्शन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद मिलती है लेकिन ऑडिटर रिपोर्ट इश्यू करने से पहले मिलती हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को आप बोलते हो इवेंट। अगर ऑडिटर रिपोर्ट के भी बाद मिले तो उसको बोलते हैं फैक्ट्स। तो इसके लिए ऑडिटर की क्या जिम्मेवारी है ये इस स्टैंडर्ड में बताया गया है। मैं कह रही थी कि अगर हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑडिट रिपोर्ट के बीच हमें कोई पिछले पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो तो इंक्लूड होगी। ये स्टैंडर्ड बात करेगा आपकी कि क्या आपने उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना। AS5 प्रायर पीरियड AS4 तो होता है इवेंट्स, वो कंटिंजेंसीज के लिए होता है, वो कंटिंजेंट एसेट एंड लायबिलिटीज वगैरह के लिए, प्रोविजन के लिए होता है वो। दिस इज ऑडिटिंग क्लास नॉट अकाउंटिंग क्लास। AS4 और AS5 भी आएगा वैसे। AS5 की इम्प्लीकेशन आई थी ना पिछले एक स्टैंडर्ड में। तो वो ये बोल रहे हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है। सब्सिक्वेंट इवेंट का मीनिंग है इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। मीनिंग देखो क्या है, इवेंट अकरिंग बिटवीन द एफएस एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट एंड फैक्ट दैट बिकम्स नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। तो ये दोनों को ये बोला जाता है सब्सिक्वेंट इवेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको कॉमनली ड्रॉ करवा दिया था, ये जो आपके हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, यहां से लेके यहां तक जो भी है। और बीच में एक लक्ष्मण रेखा हमने खींच दी। लक्ष्मण रेखा यहाँ पे क्या है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट वाली डेट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आपने यही देखना है कि आपने ऐसे एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं कि कोई इवेंट जो हो रहे हैं उस दौरान में क्या उनमें एडजस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं। ये अब बात आ गई, यानी कि उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना, या उसको सिर्फ डिस्क्लोज करके ही छोड़ देना है। यानी कि वहां पे एडजस्टमेंट की जरूरत है कि डिस्क्लोज की जरूरत है, ये स्टैंडर्ड आपकी बात करता है। तो ऑडिटर भी यही देखेगा। और दूसरा देखेगा रिस्पोंड एप्रोप्रिएटली टू फैक्ट्स। जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद में मिले तो उसको भी मेरे को कैसे एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करना है, ये स्टैंडर्ड मेरे ऊपर उस चीज की नॉलेज बांटता है। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 अब आपके पास आ रहा है। ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। डेट ऑफ एफएस एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ये लक्ष्मण रेखा से पहले की बात हो रही है कि लक्ष्मण रेखा के बाद की? पहले लक्ष्मण रेखा से पहले तक की बात हो रही है। और कहाँ के बाद की? एफएस के बाद वाली डेट से लक्ष्मण रेखा ऑडिट रिपोर्ट इशू करने तक का ऑडिट प्रोसीजर है ये। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर थ्रू विच मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड द सब्सिक्वेंट इवेंट। आपको देखो सब्सिक्वेंट इवेंट मिल गए, यानी कि मिले कब हैं, ध्यान से सुनना। अब आपको 15 मई को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले या कोई इवेंट या कोई ट्रांजैक्शन मिली, मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि यार ये ना पिछले साल को बिलोंग करते थे, बताओ अब हम क्या करें। देखो चीज जो कोमल ने पूछा था वो फंडामेंटली एक क्वेरी थी, मतलब कि अब अगर मैं उसका जवाब देता हूं, वो जो डाउट था या क्वेश्चन था वो इलॉजिकल था। रीजन क्या है, क्या पिछले साल का कोई ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट हमें अब मिला? द आंसर इज यस। अगर इस साल का मिला होता तो इसी साल की एफएस में आ जाता। इस साल की एफएस तो अभी चली जा रही है, तो आप ट्रांजैक्शन कर देते। तो कहीं ना कहीं अगर आप टेक्निकली सोचें, करंट ईयर में मेरे को गलती मिली है या ओमिशन मिली है, वो बिलोंग करते थे पिछले साल को, तभी तो उसको बोला गया सब्सिक्वेंट इवेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चली गई, आइडेंटिफाई अब हुआ, लेकिन अभी तक ऑडिटर ने इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं बनाई। तो बताओ हम इसका क्या करें। तो सबसे पहले ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा, भाई ये कहां से ढूंढ लिया, अब 31 मार्च तक पूरा साल नहीं पता चला था तुझे, अब कहां से ढूंढ लिया। पहला पॉइंट है ये, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर।
पॉइंट नंबर 2, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि क्या वो जो इवेंट आप मुझे बता रहे हो वो अफेक्ट करता है एफएस को, सर्कल करो अफेक्ट द एफएस, उनकी इंक्वायरी करेगा। तीसरे में रीडिंग द मिनट्स, फिर वो देखेगा कि ओनर्स की, मैनेजमेंट की, टीसीडब्ल्यूजी की उस बारे में कोई मीटिंग हुई है दैट हैव बीन हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ एफएस। उससे पहले वाली मीटिंग मिनट्स, ये तो सब कुछ लॉजिकल है, वो उस पर तो कोई डाउट ही नहीं, वहां का स्टैंडर्ड बन ही नहीं सकता था। ये तो स्टैंडर्ड ही एक्सेप्शनल केसेस में बना ना, 31 मार्च के बाद आपको डेटा मिल रहा है, भाई पहले क्या जाग सो रहे थे आप। और उसके बाद है इंटरिम एफएस। इंटरिम एफएस का मतलब होता है टेम्परेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे अगर मेरे को एक बात बताओ, आज डेट क्या है? 24 दिसंबर 2019। अब ध्यान से सुनना, एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है अभी? 19-20। फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है इसे? 19-20। मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, मेरे को अकाउंटिंग की ABCD भी नहीं पता, लेकिन मेरे को बैलेंस शीट और P&L समझ में आ जाता है। आप चारों अकाउंटिंग हेड बैठे हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बैठे हो, मैं आप लोगों को कहता हूँ मेरे को बैलेंस शीट चाहिए। आप में से पहला एक जवाब आया, सर अभी 31 मार्च हुई नहीं, हम बैलेंस शीट नहीं देते। ये तो होती है आम जिंदगी। फिर आप लोगों ने CA करी हुई है, अगर आप लोगों में से कोई CA निकल जाता है, आप बोलते हो आज तक की बैलेंस शीट तो दे ही जा सकती है, जो जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो ट्रायल बैलेंस में भी जा रही होगी, P&L बैलेंस शीट में भी जा रही होगी, चाहे वो बैलेंस शीट पूरे साल की नहीं है, अप टू डेट तो है ना। अप टू डेट का मतलब होता है टिल डेट तक, तो उसको बोला जाता है इंटरिम एफएस, जो साल के विद इन किसी भी डेट तक आपकी बन सकती है। क्या वो फाइनल है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी। मेरे को क्यों जरूरत पड़ सकती है? मेरे को अपने लिए देखनी है कि मैं एक बार पोजीशन तो देखता रहूं ना। दूसरा, बैंक से लोन लेने क्या कहते हैं? एफएस लेके आओ। एक करंट ईयर की, मैंने बोला अभी चली नहीं, कहते अप टू डेट लेके आओ, बाकी पिछली 3 सालों की लेके आ जाओ। तो आप उनसे इंटरिम एफएस भी मांगोगे। क्या उस एफएस में तो आपने इंक्लूड नहीं कर दिया, अगर उसमें इंक्लूड कर दिया फिर तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ ही नहीं। तो फिर तो आपने कहीं ये तो नहीं आप कर रहे कि पिछले साल के एफएस में भी ऐड करवा लो और इस साल के एफएस में भी जोड़ा हुआ है, तो इसलिए आप उनसे इंटरिम एफएस भी मांगोगे। क्या प्रोसीजर है आपका इन इवेंट्स को लेके? सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग करोगे कि मैनेजमेंट ने कैसे पहचाना, उनकी इंक्वायरी करके देखोगे, मिनट्स बुक वगैरह, ओनर की मीटिंग्स के मिनट्स वगैरह रीड कर लो, और चौथे में इंटरिम एफएस ले लो। आगे हेडिंग कौन सी है आपकी? 4th, ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द सब्सिक्वेंट इवेंट। और सब्सिक्वेंट इवेंट को लिखो इवेंट भी और फैक्ट्स भी, इवेंट्स भी फैक्ट्स भी। ऊपर तो था प्रोसीजर, ये आ गई अब ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस कि भाई आपको अब ये करना ही है। फैक्ट्स पहले सर्कल कर दो, फैक्ट कोई which become known to auditor after the date of auditor report but before the date of FS are issued। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ये फैक्ट थे ना जो ऑडिटर रिपोर्ट के बाद, यहाँ से भी आगे जाके इस डेट पे जो है आपकी FS इशू होती है, जब अडॉप्टेड बाय शेयर होल्डर। आप इसको कह सकते हो अडॉप्टेड बाय शेयर होल्डर। FS इशू का मतलब अडॉप्टेड बाय शेयर होल्डर तो AGM में होता है, FS इशू का मतलब होता है अलोंग विद AGM नोटिस, इसको बोलते हैं अलोंग विद AGM नोटिस। अच्छा सर, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अपना चलता है AGM। ये होता है आपका पूरा चार्ट। वैसे मैंने हर बार क्या किया, ये आपका पहला अटेम्प्ट है जो मैंने इसी में ही एडजस्ट कर दिया है, अदरवाइज मैं यहाँ पे पूरा दोबारा चार्ट बनाता होता हूँ। चीज समझ में आ गई? अब आपने ऑडिटर रिपोर्ट यहाँ पे इशू कर रहे थे, और इसके बाद आप अब आपको जो ये फैक्ट की बातें कर रहे हैं वो यहाँ तक बातें कर रहे हैं। मैं इस एरो को थोड़ा सा आगे तक कर रहा हूँ, ये यहाँ तक ठीक कर दिया, क्योंकि ये तो फैक्ट, ये क्या लिखा हुआ था? फैक्ट इनकम, फैक्ट्स इनकम, इसको एरर डाल दिया ना, ये फैक्ट बिकम है, फैक्ट्स बिकम नोन आफ्टर द ऑडिटर रिपोर्ट, यानी कि आफ्टर द ऑडिटर रिपोर्ट बट एफएस इशू तक, तो यहां तक की बात हो रही है। तो उसके लिए ऑडिटर की ऑब्लिगेशन कह रहे हैं। सबसे पहले बोल रहा है नो ऑब्लिगेशन, भाई नो ऑब्लिगेशन। ऑडिटर रिपोर्ट इशू हो गई, अब आपको सब्सिक्वेंट इवेंट मिल रहे हैं, बताओ भाई मैं क्या करूं? तो स्टैंडर्ड बोल रहा है हे ऑडिटर, हम आपको मुक्त कर रहे हैं आपकी ड्यूटीज से। नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द एनी ऑडिट प्रोसीजर।
ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो गई भाई, उससे पहले लेके आ जाने थे ना, उससे पहले वाला तो अपना ऊपर टॉपिक हो चुका है ना, डेट ऑफ एफएस से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, तो देखा जाए ये उसके आगे चल रहा है। दूसरे में बोला हाउएवर अगर ये वाले सारे फैक्ट मेरे को उस दिन पता चल गए होते जब तक ऑडिट रिपोर्ट इशू ना की होती, तब मैं क्या करता, तब मैं मैटर डिस्कस कर लेता मैनेजमेंट के साथ, फिर मैं देखता क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर किया जा सकता है उस टाइम पे, या फिर मैनेजमेंट ने उसको कैसे एड्रेस किया मैटर को, कह रहे मेरी तो ड्यूटी बन जाती। हाउएवर व्हेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट लक्ष्मण रेखा के बाद, बट बिफोर द एफएस इज इशूड, यानी कि अभी मैंने एजीएम का नोटिस नहीं दिया, अ फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर, हैड इट नोन टू द ऑडिटर एट द टाइम ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, अगर ये उसको ऑडिट रिपोर्ट वाले दिन पता चल गया होता, काश अभी तक मैंने यूडीआईएन नहीं जनरेट किया है ना, साइन नहीं की, मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर रिपोर्ट, सर्कल कर देना, तब ऑडिटर रिपोर्ट इशू अमेंड कर सकता था, तब ऑडिटर रिपोर्ट अमेंड कर सकता था ऑडिटर। तो वो देख लेता मैटर डिस्कस करके मैनेजमेंट के साथ, क्या मेरे को एफएस अमेंड करने की जरूरत है, या फिर मैनेजमेंट ने कैसे एड्रेस की उस अमेंडमेंट को। कहानी अभी कहाँ खत्म होती है, फैक्ट विच बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द एफएस इज इशूड, जिसको भी अपन ने ठीक किया था, एफएस इशू कर दिया, अब फैक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, फैक्ट्स आइडेंटिफाइड हियर। 31 मार्च खत्म हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, ऑडिटर ने अप्रूव करके साइन कर दिए, एफएस इशू हो गई, ऑडिटर रात को सो रहा था कि अब 2-4 दिनों के बाद मीटिंग आने वाली है, फिर से एक मैनेजमेंट वाला आया, बंदा सो रहा था, कहता नौकरों, कहता कौन, कहता मैं मैनेजमेंट से, क्या हुआ, एक और इवेंट मिला, कहते इसको इवेंट नहीं बोलना, पहले तो फैक्ट बोलने हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसे कौन सा चल रहा है 560 पढ़ रखा है, तो इसको पहले तो बोल फैक्ट, कहते कोई फैक्ट मिला है, कहते अभी रुक जा, फिर देखते हैं स्टैंडर्ड, पहले वो ऑडिटर कहेगा पहले मेरे को स्टैंडर्ड पढ़ने दे कि इन फैक्ट के लिए मेरी कोई जिम्मेवारी है, तो पहले बोल रहे नो ऑब्लिगेशन, तो पहले तो मैं बड़ा ही खुश हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेम, देखो इसको लिख दो आप सेम, इसको लिख दो आप सेम, ऊपर वाला मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अगर ये मुझे ऑडिटर रिपोर्ट के दिन पता चल गया होता तो मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेता, ऑडिटर रिपोर्ट या एफएस को अमेंड कर दिया जाता, या फिर मैनेजमेंट ने उसको कैसे एड्रेस किया मैं वो देख लेता। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट, 5th पॉइंट है कि 6th, 5th, स्पेसिफिक इंक्वायरी टू बी मेड फ्रॉम, इसको यहां पे लिख देना मैनेजमेंट, स्पेसिफिक इंक्वायरी मैनेजमेंट से करनी है। आप ऑडिट कर रहे हो, कहीं ना कहीं हम स्टार प्लस देख के ही बड़े हुए हैं सर, वो मतलब सास बहू ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमारे माइंड में एक तो ये चीज चलती है, दूसरा सर ने हमें पढ़ाया था प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो हमारे माइंड में ये भी चलता है क्रिटिकल असेसमेंट या फिर क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशंस। आप किन मुद्दों को लेके अलर्ट हो जाते हो, आपको ना कोई न्यू कमिटमेंट या बोरोइंग या गारंटी मिली, कंपनी किसी और के साथ नई कमिटमेंट नई बोरोइंग कर रही है, भाई ऐसे कैसे, तो यहाँ पे आप क्या करते हो स्पेसिफिक इंक्वायरी। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं अब कोरिलेट कराया, पहले मैंने आपको आंसर बता दिया कि आप एक क्वेश्चनिंग माइंड के साथ चल रहे हो, आपको पता चला कि कंपनी क्या कर रही है, कई बोरोइंग कर रही है, कमिटमेंट कर रही है, न्यू गारंटीज दे रही है, तब आप उसकी क्या करोगे स्पेसिफिक इंक्वायरी, भाई इसके बारे में मुझे सारी डिटेल दो, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 2, अगर कंपनी कुछ एसेट को सेल और एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब परचेज करती है, आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, आपकी कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुई है फायर या फ्लड से, कोई आपकी नई डेवलपमेंट आ रही है, ठीक है, कोई कॉन्टिजेंसी इंक्रीज हो रही है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, या चेंज कर रहे हो, गोइंग कंसर्न एजम्पशन आपकी वैलिड है कि नहीं है, क्या कोई आपने अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट तो नहीं कर दी, अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट अगर आपने कर दी हो, या फिर एनी इवेंट अकर्ड दैट आर रेलेवेंट टू रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट, कोई ऐसे इवेंट हुए जहां पे आपको एसेट से पैसे मिलने हो, तो अगर ऐसे केसेस आते हैं, 1 से 8 क्या है केसेस, इन केसेस में आप क्या करते हो स्पेसिफिक इंक्वायरी, तो लिखो दैट इज इन 8 केसेस में, इन 8 या ऐसे सिमिलर केसेस में, इन 8 या ऐसे
सिमिलर केसेस में ऑडिटर मैनेजमेंट से स्पेसिफिक इंक्वायरी करता है। ऑडिटर मैनेजमेंट से स्पेसिफिक इंक्वायरी करता है। इसी के साथ आपका essay 560 खत्म। टॉपिक आया हुआ है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट। आप लिख सकते हो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, बता सकते हो क्या होता है? आफ्टर एफएस डेट But टिल before the order. मैं बताता हूँ कैसे बताते हो आप। एज पर essay 560 कोई इवेंट एफएस से पहले ऑडिट रिपोर्ट से, एफएस के बाद ऑडिट रिपोर्ट से पहले, या कोई फैक्ट ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद जो इवेंट आपको मिल रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सब्सिक्वेंट इवेंट। क्वेश्चन नंबर 37, ऑडिटर शुड कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शुड कंसीडर द इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू 560। तो यहाँ पे आपने सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे के प्रोसीजर ही बताने थे, ये दोनों, लक्ष्मण रेखा से पहले वाले, लक्ष्मण रेखा के बाद। लक्ष्मण रेखा के बाद भी दो आ जाते थे, एफएस इशू से पहले, एफएस इशू के बाद, थे सेम, आंसर सेम थे। उसके बाद इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट हेल्पफुल फॉर ऑडिटर टू इवेलुएट द सब्सिक्वेंट इवेंट, डिस्कस स्पेसिफिक इंक्वायरी, सर्कल करो स्पेसिफिक इंक्वायरीज। ये 8 केसेस। फिर से आप कोई 4-5 याद करके देखे। कोई आपने बोरोइंग कमिटमेंट या न्यू गारंटीज ली, इंक्रीज इन सेल या एक्विजिशन ऑफ एसेट, कोई इंक्रीज ऑन शेयर कैपिटल या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हुए, 3 हो गए। अनयूजुअल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी, एसेट रिकवरी, डिस्ट्रॉय बाय फ्लड या फायर, और 6 हो गए। बिना देखे आगे Contingencies. कोई डेवलपिंग द न्यू कंटिजेंसीज है कि नहीं, गुड। 7 हो गए। एक और रह गया, अनयूजुअल अकाउंटिंग हो गया, रिकवरेबिलिटी हो गया, ये हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी एंड गोइंग कंसर्न की वैलिडिटी, वो सही है कि नहीं है। तो ऐसे 560 इतना ही था, ठीक है। तो बाकी आप कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।